बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन धमाकेदार ख़बरों के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 17 में से 12 जजेज़ ने चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है और इस हवाले से आज दो बड़े केसेस में बड़े बड़े धमाके हुए हैं और 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ फॉर्म 47 वाली हुकूमत भी एक बार फिर अचानक बहुत बड़े ख़तरे से दोचार हो गई है। और इसके साथ साथ अमेरिका से पाकिस्तान तक आलमी और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक आलमगीर ज़लज़ला बर्पा होने जा रहा है। और इस हवाले से ट्रंप ने बड़े धमाका खेज़ ऐलानात किए हैं। वो ऐलानात क्या हैं? आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी क्यों लरज़ गई है इन अक़दामात से, इन ऐलानात से, ये पूरी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बड़ी अहम वीडियो है नाज़रीन। हमने कई हफ्ते पहले ये ख़बर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान में नए आम इंतखाबात की बजाय मौजूदा असम्बलियों के ज़रिए ही तब्दीली के प्रोजेक्ट की तरफ बात दोबारा चल पड़ी है। और आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बड़ा धमाका हो गया है और इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत के दौरान फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मामला एक बार फिर फैसला कुन अंदाज में खड़ा हो गया है। 8 फरवरी आने से पहले पहले एक बार फिर 8 फरवरी 2024 का मामला ज़िंदा हो गया है। उसकी वजह वही है जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि आग दी जब बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इस हुकूमत का जो बाग़बान था वो जो बाइडन था, अब वो तब्दील हो गया है और नया बाग़बान डोनाल्ड ट्रंप आ गया है। तो वही अब इस आशियाने को आग देने जा रहा है और इस आग को हवा देने वाले वही पत्ते हैं जिन पर इस हुकूमत का तकिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। इन दोनों में के हवाले से आज हमारे पास आपके लिए बड़ी बड़ी खबरें हैं नाज़रीन। आज 6 रुकनी आईनी बेंच के जो रुकन थे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, उन्होंने इमरान खान के वकील से मकालमा करते हुए कहा है कि अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतलका फॉर्म पर आपको जाना चाहिए था। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 दोनों में अगर फ़र्क है तो कोई एक ही सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। एक बार फिर सुन लीजिए नाज़रीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स आईनी बेंच के रुकन हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 दोनों में अगर फ़र्क है तो उनमें से कोई एक ही दुरुस्त होगा और इसको जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। इस पर पूरी का लफ्ज़ जो है बड़ा ज़ोर है, सिर्फ इंक्वायरी नहीं, पूरी इंक्वायरी। इस केस के लिए नाज़रीन दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा रखे थे, लेकिन जो ही 20 जनवरी करीब आई है इन एतराज़ात पर समाअत शुरू हो गई है और अदालत ने इमरान खान के वकील को एतराज़ात के हवाले से तैयारी की मोहलत देते हुए केस को मुलतवी कर दिया। आज नाज़रीन ज़राए का ये दावा है कि बाइडन की रुखसती के साथ ही मौजूदा जो सेटअप है, जो फॉर्म 47 पर खड़ा है, वो अब धड़ाम से नीचे गिरने वाला है और यही सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अब फैसले देगी, क्योंकि ऊपर से बाग़बान एक नया हुक्म जारी करने वाला है 20 जनवरी को हलफ उठाने के बाद। नाज़रीन, आपको चंद रोज़ पहले ही हम ये ख़बर दे चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए अब आए रोज़ आला अदालतों में बड़े बड़े धमाके होंगे। जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं वो हफ्ता भर पहले वाली हमारी ये वीडियो उन्हें याद होगी, ये पेशगोई, ये ख़बर जो हमने आपके साथ शेयर की थी। आज दूसरा बड़ा धमाका नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के साथ साथ उस जज ने किया जिसे जस्टिस अकील अब्बासी कहते हैं, कि जिन्हें अपना बंदा समझकर इस्टेब्लिशमेंट ने इस बेंच में डाला था, लेकिन आज उनका मूड भी बदला हुआ था, जिससे हमारी उस खबर की तस्दीक हो गई है कि इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी
टोटल 17 में से सिर्फ 4-5 जजेस ऐसे हैं जिनकी सपोर्ट यहिया आफरीदी को हासिल रह गई है। 12 जजेस ने बगावत कर दी है और आईनी बेंच में भी चीफ जस्टिस को अक्सरियत हासिल नहीं रही। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बड़ी बगावत हो गई है और रेगुलर बेंचेस में भी जो आज़ाद ख्याल जज साहिबान हैं उनकी अक्सरियत है, बल्कि हत्ता के आइनी बेंच में भी उनकी अक्सरियत हो गई है। और इस हवाले से किस जारहाना अंदाज में अब खेलना शुरू कर दिया है जज साहिबान ने। आइनी बेंच में हम आपको बता चुके हैं पिछले दिनों में जिस तरह के रिमार्क्स आए, और आज जस्टिस मंदोखेल ने फार्म 47 और फार्म 45 की जो बात की और पूरी इंक्वायरी का हवाला दिया, तो रेगुलर बेंच का भी अब हाल सुन लें कि वहाँ 100% जो अक्सरियत है वो आज़ाद ख्याल जज साहिबान की बज़ाहिर नज़र आ रही है। 80 से 90% अक्सरियत है, ये कहना है ज़राए का। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जो बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल, उसने आज समाअत की और आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के जो इख्तियारात हैं उनका केस मुकर्रर न होने पर सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की साजिश का हिस्सा होने की वजह से एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को आज फिर जस्टिस मंसूर अली की शाह की सरकर्दगी में कायम बेंच के सामने पेश होने की हिम्मत न हुई और उन्होंने बीमारी का बहाना कर लिया। इस चूँकि जज साहिबान में अब अक्सरियत नहीं रही जस्टिस यहिया आफरीदी को, इसलिए अब वो अपना हारा हुआ जो खेल है वो जो मलाजमीन है सुप्रीम कोर्ट के जैसे एडिशनल रजिस्ट्रार है उनके ज़रिए आखिरी समझ लें कि वो ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। वो क्यों नहीं बनेगी वो अभी हम आपको बताने लगे हैं कि अदालती हुक्म के सामने ये जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं आइन और कानून के तहत उनकी कोई हैसियत नहीं होती। नाज़रीन, आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरकर्दगी में कायम जब बेंच ने तलब किया तो उनकी जगह पर फिर आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी जगह पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़कार अली को भेज दिया। जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नज़र अब्बास उन्होंने, और जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उन्होंने आकर ये मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ केस 27 जनवरी को आइनी बेंच में लगेगा। अब ये थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं क्योंकि ये जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत बड़ा फ़ैसला देने का मूड बनाए हुए हैं और वो आइनी बेंच में भेज रहे हैं, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ये आइनी बेंच में भी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, वहाँ भी इनके ख़िलाफ़ ही फैसला आएगा। इतनी बड़ी बगावत हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। नाज़रीन, सबसे पहले आपका ये चैनल आज आपको ख़बर दे रहा है, तो सुन लीजिए आज क्या हुआ कि जब जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उन्होंने कहा कि ये 27 जनवरी को ये जो केस आप सुनना चाह रहे हैं वो आइनी बेंच में लगेगा। उन्हें तो इस हवाले से इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इस हवाले से कुछ इल्म नहीं है कि ये 27 जनवरी को ये जो केस हमारे पास यहाँ ज़ेर समात है वो वहाँ क्यों लगा दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी कमेटी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। नाज़रीन, ये है वो पॉइंट जो अभी और मज़ीद तफसील से आगे आएंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि क्या अदालती हुक्म इंतज़ामी कमेटी के सामने रखा गया था, तो इस पर नाज़रीन डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि जी हाँ, इंतज़ामी कमेटी के सामने अदालती हुक्म रखा गया था। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि हमारे पूरे जो हफ्ते की काज लिस्ट है वो क्यों तब्दील कर दी गई है, क्योंकि बगावत हो चुकी है नाज़रीन, इसलिए बड़े इंतज़ामी अहकामात के ज़रिए इस सारे खेल को ऊपर नीचे करने की आखिरी कोशिश हो रही है, लेकिन ये भी कामयाब नहीं होगी। 3 रुकनी बेंच ने इंतज़ामी कमेटी का तहरीरी हुक्म तलब किया तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया, क्योंकि आज केस मुकर्रर होना था। वो जो आइनी और रेगुलर बेंच के हवाले से जो फैसला करना था बेंच ने, अब वो केस
केस ही नहीं लगाया जा रहा। ये उसी हवाले से सारा ये तनाज़ा चल रहा है। और जब उन्होंने कहा कि फिर केस मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, तो जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है। अब एक एक जो नुक्ता है उसमें वो फंसते चले जा रहे हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं है। यानी यहाँ पर भी जो जस्टिस यहिया आफरीदी हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह फाउल प्ले पर फाउल प्ले करे जा रहे हैं। लेकिन अब पीछे से चूँकि बागबां की सपोर्ट नहीं रही तो अब ये फाउल प्ले कामयाब होने वाला नहीं है। नाज़रीन, जब उन्होंने कहा जस्टिस अकील अब्बासी ने कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। मैं जब सिंध हाई कोर्ट में था वहाँ भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने वापस मुकर्रर करना पड़ा था। नाज़रीन, जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि दीगर मुकदमात क्यों डी लिस्ट कर दिए गए हैं। तमाम मुकदमात अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए थे। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि रिसर्च अफसर का नोट है कि कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या अब रिसर्च ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के अदालती अहकामात का जायज़ा लेगा कि दुरुस्त हैं या नहीं। पूरे अदालती कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के चीफ जस्टिस समेत तमाम लोग पाबंद हैं। नाज़रीन, बाद अज़ाम बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया, जिसमें हुक्म दिया गया है कि मुकदमा आज मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। सवाल किया गया है और उससे जवाब मांगा गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो हैं वो ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। अदालत ने इस केस की समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी है। आपको 4-5 दिन पहले नाज़रीन हम आपको ये खबर दे चुके हैं कि जो हफ्ता आज से शुरू हुआ है इस हफ्ते में डेली बेसिस पर धमाके होंगे। ये वाहिद चैनल है आपका जिसने ये आपको खबर दी थी और आपने देख लिया कि आज पहला दिन है और 2 बेंचों में से 2 धमाके आपको नज़र आ गए हैं। और आग कहते हैं ना कि इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब पीछे से बागबां बदल गया है, इसलिए जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें हमारी आला अदलिया के लोग भी शामिल हैं, जज के साथ जर्नैल भी हैं और बहुत से जो दीगर सियासी जमातों के लोग हैं वो भी शामिल हैं, इलेक्टेबल्स हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है। अब उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींची जाने वाली है। इतना बड़ा ज़ल्ज़ला आएगा कि जो पाँव के नीचे ज़मीन है वो लरज़ रही होगी। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आ रही है। और ये वो तब्दीली है जो मालिक कायनात लाता है। ये मेरे आपकी वजह से नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून फितरत है। सूरत अल बकरा की नाज़रीन आयत मुबारक है, आयत नंबर 251 इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अगर अल्लाह लोगों के एक ग्रोह के ज़रिए दूसरे ग्रोह को इक़्तिदार से न हटाता रहे तो ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाए और दुनिया बर्बाद हो जाए। दुनिया के लोगों पर ये अल्लाह का करम है कि वो इस तरीके से जुल्म व सितम के हद से बढ़ जाने वाले अहद का ख़ात्मा करता रहता है। ये आयत मुबारक नाज़रीन कराम हमें यूँ याद आई है कि पाकिस्तान से गज़ा तक और यूक्रेन से शाम और लबनान और यमन तक दुनिया में जुल्म व सितम की इंतहा कर देने वाली जंगों और इक़्तिदार की साजिशों के सरचश्मे अमरीकी सदर जो बाइडन का ज़ालिमाना दौर आज ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, आज गज़ा में मज़लूम बच्चे और ख़वातीन जश्न मना रहे हैं। उनकी वीडियोज़ आप देख चुके होंगे सोशल मीडिया पर। मलबे के ढेर बने गज़ा में शहीद होने वाली मसाजिद
के पर खड़े होकर अजानें दी जा रही हैं। पाकिस्तान में भी आज से अवाम ने सुकून व इत्मीनान का सांस लिया है और नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो सियासत व इक़्तिदार की साजिशों के अहम वाक़यात की दस्तावेज़ात ओपन करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा धमाका किया है नाज़रीन कल डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात जो तकरीर की है, इसकी आज आप तफसीलात सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है और पूरी दुनिया में जो उसकी फ्रेंचाइज मुल्की इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके साथ अब होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, इन दस्तावेज़ात में क्या होगा ये ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका के साबिक़ सदर जॉन एफ कैनेडी और उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी और स्याह फार्म लीडर जो स्याह फार्म अमरीकियों के लीडर थे मार्टिन लूथर किंग, इन सब के कत्ल की जो इंक्वायरियां हैं उनकी दस्तावेज़ात ओपन की जा रही हैं और इनके अलावा भी बहुत से अहम जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने साजिशें की उनकी जो दस्तावेज़ात हैं वो भी ओपन की जा रही हैं और इनमें नाज़रीन साइफ़र केस भी शामिल है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा पाकिस्तानियों के लिए एक इम्तिहान बर्पा किए रखा पिछले 4 बरसों के दौरान। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा किस तरह हुआ, इस हवाले से भी बहुत जल्द आपको ट्रंप लीक्स के ज़रिए बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिलेंगी, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये कहा जा रहा है कि इन जो दस्तावेज़ात हैं इनमें अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू से लेकर पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के कई आला ओहदेदार भी बेनकाब होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाशगाफ ऐलान भी कर दिया है कि अब 20 जनवरी से जो करप्ट पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उसका भी खात्मा होने जा रहा है। उन्होंने अमरीकियों से कहा कि आपने और मैंने पिछले 9 साल कुर्राए अर्ज़ की सबसे करप्ट फोर्सेस के ख़िलाफ़ शाना बशाना रहकर जंग लड़ी है। आप अल्फाज का चुनाव देखें ट्रंप का, उससे आपको अंदाज़ा नज़र आएगा कि कितना गम गुस्सा है और उसके अक़दामात में कितनी शिद्दत और कितनी तेज़ी होगी। और जो लोग ये समझते थे कि हम अमरीकी दबाव को ख़ातिर में नहीं लाएंगे, अब उन्हें लग पता जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, उन्होंने कहा है ट्रंप ने कि अब इन ताकतों के एहतसाब का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को इस बात का फ़ैसला हो गया है कि अमेरिका इन करप्ट खुफिया ताकतों का नहीं बल्कि आप आवाम का है। लोगों ने शोर मचा दिया, बहुत जोश व जज्बा था, बड़ा ज़ोरदार फंक्शन रहा था जिसमें ख़िताब किया उन्होंने। इस मौका पर ट्रंप ने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सोशल मीडिया पर जो पाबंदियां लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था, जैसे पाकिस्तान में भी पाबंदियां हैं इसी तरह वहाँ भी पाबंदियां लगवाई गई थीं। टिक टॉक पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो भी ट्रंप ने उठाने का ऐलान आज कर दिया है, जिससे बहुत वहाँ पर जोश व खरोश है। ट्रंप ने कहा कि 9 उम्र लोगों और नौजवान लड़के लड़कियों ने हमारी 5 नवंबर की फतह यकीनी बनाने के लिए जिस तरह पुरजोश होकर हमें वोट दिया वो टिक टॉक की वजह से दिया। और टिक टॉक नौजवानों को पसंद है और टिक टॉक मुझे भी पसंद है। जब ट्रंप ने ये ऐलान किया तो शोर मच गया पूरी जलसा गाह में, नौजवान खड़े होकर डांस करने लग गए। उन्होंने कहा कि ये जो पाबंदियां सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंटें लगाती हैं, ट्रंप का कहना था कि हम ये सब ख़त्म करने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका में इतना जोशो खरोश है तो दूसरी तरफ गज़ा में बच्चे, ख़वातीन, नौजवान, बुज़ुर्ग और मुजाहिदीन जंग बंदी की खुशी में जश्न मना रहे हैं और जो मलबे पर खड़े होकर अज़ानें दी जा रही हैं। ये मनाज़र देखकर नाज़रीन हमें अपना और पाकिस्तानियों का और PTI का दुख जो है वो बहुत छोटा महसूस हुआ। हमने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे भी नौजवान शहीद हुए हैं, हमारे भी लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं, उन पर जुल्म सितम हुआ है। लेकिन जो कुछ गज़ा में हुआ है आप उसकी देखते रहते हैं वीडियोज़, अल अमान अल हफीज़ के सिवा और तौबा इस्तग़फ़ार के सिवा वो मनाज़र देखकर कुछ दिल में, कुछ जहन में ख्याल बाकी नहीं रहता। नाज़रीन,
امریکی صدر جو بائیڈن کی سرپرستی میں اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے تعاون سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے غزہ پر جس طرح کے ہولناک مظالم ڈھائے، اس نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کے مظالم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بلا شبہ۔ اور ستم یہ ہے کہ ان تمام مظالم پر پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں اور حکومتیں خاموش رہ کر یہود و ہنود کا ساتھ دیتی رہیں، اور پاکستان سمیت اسلامی سربراہ کانفرنس کے جو رکن ممالک تھے انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ جبکہ غزہ میں عمران خان پر نون لیگ والے ناظرین اور مولانا فضل الرحمان عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے رہے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ جب غزہ میں 1.5 لاکھ فلسطینی شہید کر دیے گئے، 3 لاکھ زخمی کر دیے گئے اور 20 لاکھ بے گھر کر دیے گئے اور پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، تو اس وقت پاکستان میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM کی حکومت تھی، اور مولانا فضل الرحمان سمیت جو دینی جماعتوں کی قیادت تھی وہ ان کے بہت قریبی دوست اور اہلائی تھے، اور خفیہ طور پر ان کے ساتھ ان کا مکمل گٹھ جوڑ تھا، اور اس کی وجہ سے اور اس دوران عمران خان جیل کے اندر تھا، یعنی اس کی کوئی نہیں سنی جا رہی تھی۔ تو یہ جو لوگ حکومت میں تھے، جو لوگ آزاد تھے، انہوں نے اور دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ مل کر غزہ جنگ بندی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا اور گونگے شیطان بنے رہے۔ عمران خان ان سب سے بری الذمہ تھا، بری الذمہ ہے، اور وہ لوگ جو عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کے الزامات لگاتے رہے، حقیقت میں وہ خود یہودی ایجنٹ ثابت ہو گئے ہیں حالیہ چند برسوں کے دوران۔ ناظرین، شاعر مشرق کی نظم اللہ رب العزت کا فرشتوں سے خطاب کے اشعار ہم اکثر آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ ان میں نظم کا جو مطلع ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اور اسی میں آپ مزید فرماتے ہیں آگے جا کر، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ سلطان اور سلطانی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے طاقت، اور اسی حوالے سے حکمران کو بھی سلطان کہا جاتا ہے ناظرین کرام، اور جمہور کا مطلب ہے عوام، اسی لیے عوامی حکومت کے نظام کو جمہوریت کہا جاتا ہے، اور جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ سلطانی جمہور کا مطلب ہے کہ منتخب عوامی حکومت یا عوام کی طاقت۔ یہی جو شاعر مشرق ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عوام کی طاقت کا زمانہ ہے، اب عوام کی منتخب حکومت کا زمانہ آ رہا ہے، اس لیے جو پرانے نظام ہیں، جو پرانے سسٹم ہیں، جو پرانی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جہاں آپ کو نظر آتی ہیں انہیں مٹا دو۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ فرشتوں سے خطاب ہے۔ اقبال کا یہ ناظرین جو شعر ہے اس غلط فہمی کا بھی پردہ چاک کرتا ہے کہ جمہوریت غیر اسلامی نظام حکومت ہے، اور اس کی جگہ پر تلوار یا بندوق کے زور پر انتہا پسندوں کی طرف سے کوئی خلافت کا نظام یعنی آمرانہ اور مارشل لائی حکومت جو نافذ کی جائے گی وہ اسلامی ہوگی۔ اصل اسلامی حکومت حقیقی جمہوری حکومت ہی ہے۔ یہی بانیان پاکستان کا کلیئر کٹ مفہوم تھا، ان کی فکر تھی، وہی فکر اقبال ہے، یہی فکر اسلام ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کی سب سے پہلی حکومت بھی منتخب حکومت تھی جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ چاروں میں سے کوئی ایک خلیفہ بھی جو خلیفہ راشد ہے وہ تلوار کی طاقت کے ذریعے اقتدار پر قابض نہیں ہوا تھا، اور آپس کے صلاح مشورے کے ذریعے مدینہ والوں نے غیر عسکری انداز میں اپنے حکمران خود منتخب کیے۔ اسی لیے علامہ اقبال سے قائد اعظم محمد علی جناح تک سب کا یہ دو ٹوک موقف تھا کہ عوام کی منتخب جمہوری حکومت ہی اسلامی حکومت ہے، اور ایک ہی گروہ کا اور ناظرین ایک ہی گروہ کا طویل عرصے تک اقتدار و اختیار پر قابض رہنا منشاء الہی کے بھی خلاف ہے، اور دنیا کو خرابی اور بربادی سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کی جو مرضی و منشا ہے
وہ بھی عیاں ہے کہ لوگوں کے ایک گروہ کا اقتدار لوگوں کے دوسرے گروہ کے اقتدار کے ذریعے کچھ عرصے بعد تبدیل کیا جاتا رہے، یہی منشاء الہی بھی ہے۔ اور 75 برسوں سے ملک کا اقتدار مسلسل ایک ہی گروہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، جس میں فوجی جرنیل، الیکٹیبلز اور کرپٹ کاروباری لوگ، جج، سول بیوروکریسی شامل ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو فلسفہ ہے اقبال کا وہ بھی یہی ہے، اور جو اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، جس طرح آپ نے آیت مبارکہ سن لی سورۃ البقرہ کی 251 نمبر، کہ اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے ذریعے اگر دوسرے گروہ کو اقتدار سے نہ ہٹاتا رہے تو زمین کا نظام بگڑ جائے اور دنیا برباد ہو جائے۔ دنیا کے لوگوں پر اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس طریقے سے ظلم و جور کے حد سے بڑھ جانے والے عہد کا خاتمہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہی ناظرین اب ہونے جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہی تبدیلی ہے، اور تبدیلی کی آیت مبارکہ یہی ہے جس پر پی ٹی آئی کو بار بار زور دینا چاہیے، اور اس آیت مبارکہ کو اپنی سوشل میڈیا کمپین کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس لیے آپ آج کی اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اس پر کمنٹس بھی کریں، اور خاص طور پر اپنے اس چینل کو جو آپ کی آواز کو بہت دور تک پہنچاتا ہے، اور بڑی ریسرچ کے ساتھ ہم یہ ویڈیوز تشکیل دیتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے آپ کو امید کا پیغام دیا، اور جو مین اسٹریم میڈیا مایوسی اور نا امیدی پھیلانا چاہتا تھا اس کا راستہ روکنے میں اپنے حصے کا کردار ادا کیا، کیونکہ آپ کا مشن، ہمارا مشن اور عمران خان کا مشن ایک ہی مشن ہے۔ تو اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے۔ ناظرین، پاکستان میں جو صورتحال ہے، 75 برسوں سے مسلط قوتیں ہیں، اب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مسلط حکومتوں کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ مسلسل مسلط ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی مسلسل سرپرستی حاصل ہے۔ اس لیے جب بھی پاکستان میں جمہوری حکمرانوں نے حقیقی جمہوریت کے لیے جد و جہد کی، انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ لیکن اب جب کہ خود امریکی اسٹیبلشمنٹ ہی کمزور ہونے جا رہی ہے، اور ٹرمپ نے اسے محدود کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا بھر میں وہ اسٹیبلشمنٹیں بھی کمزور ہو جائیں گی جن کو ہم امریکی اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ ناقابل تسخیر بنی ہوئی تھیں۔ وہ چاہے اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ ہو، مصر کی اسٹیبلشمنٹ ہو، یا فلسطین اور دیگر ممالک میں ظلم و ستم برپا کرنے والی اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ سب اب اپنا جبر و استبداد برقرار نہیں رکھ سکیں گی۔ غزہ میں جو جنگ بندی ڈنڈے کے زور پر ٹرمپ نے کروائی ہے، وہ اس کی پہلی مثال ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت سخت پریشان ہے، اور سب سے زیادہ پریشانی ان 3 کرداروں کو ہے جو سائفر اسکینڈل کے مرکزی کردار تھے۔ ان میں پہلا نمبر جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہے، دوسرا میاں محمد نواز شریف کا ہے، اور تیسرا قاضی فائز عیسیٰ کا ہے۔ اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں کے حوالوں سے بھی ایک لیک آنے والی ہے۔ لندن پلان کے تحت ناظرین، ان تینوں نے آپس میں مل کر عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن قدرت کا نظام دیکھیں کہ آج عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ایک آزاد منش انسان ہے، اور یہ تینوں بظاہر جیل سے باہر ہیں لیکن عملاً قیدیوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے، اور ابھی یہ صرف ابتدا ہے۔ جس طرح ہم نے شعر پڑھا تھا کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے پر کترنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اس کے تحت صرف امریکہ کے اندر امریکی اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا نہیں لگے گا، بلکہ دنیا بھر میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جو فرنچائز اسٹیبلشمنٹیں ہیں، بات ان تک بھی جائے گی۔ یہ بات بڑے کلیئر انداز میں ٹرمپ ٹیم جو ہے وہ کہہ چکی ہے۔ اپنے سورسز کے حوالے سے ہم یہ خبر آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں کہ جو دنیا بھر میں جو فرنچائز اسٹیبلشمنٹیں ہیں، امریکی اسٹیبلشمنٹ کی فرنچائز، ان سب کے لیے بھی کڑا وقت آ گیا ہے،
اور پہلے مرحلے میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 13 ممالک میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جو فرنچائز اسٹیبلشمنٹیں ہیں ان کے احتساب کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان میں پاکستان، مصر، بنگلہ دیش، یوکرین اور جنوبی کوریا کے ساتھ ساتھ افریقہ اور جنوبی براعظم جنوبی امریکہ کے کئی اہم ممالک بھی شامل ہیں۔ ناظرین، ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔